भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की सीमा रेखा खींचने वाले व्यक्ति ने इससे पहले भारत कभी देखा ही नहीं था। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस रिपोर्ट से लाखों लोगों का भविष्य तय होना था, उसे आजादी के 2 दिन बाद सार्वजनिक किया गया, यानी 17 अगस्त 1947 को। लेकिन 15 अगस्त 1947 की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। यही नहीं, आजादी मिलने के कुछ समय बाद तक पाकिस्तान भारतीय नोटों को पाकिस्तान की मुहर लगाकर चलाता रहा। दरअसल 1947 के बंटवारे से जुड़ी हुई ऐसी कई चौंकाने वाली और ऐतिहासिक बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले बात आती है उस व्यक्ति की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची। सर साइरिल रेडक्लिफ एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वकील थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने का काम ऐसे समय सौंपा गया जब इससे पहले वो कभी भारत आए ही नहीं थे। न ही उन्हें यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का अनुभव था और न ही यहाँ पर रहने वाले लोगों का। उन्हें कुछ ही हफ्तों के अंदर लाखों लोगों का भविष्य तय करने वाली सीमा रेखा खींचनी थी। और सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर हुआ कि सीमा तय करने वाली रेडक्लिफ रिपोर्ट 15 अगस्त को नहीं बल्कि 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक की गई। यानी कि दोनों देश आजाद हो चुके थे, पर लाखों लोगों को यही नहीं पता था कि उनका घर भारत में होगा या पाकिस्तान में। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर ये रिपोर्ट पहले जारी करी जाती तो सुरक्षा बलों की बेहतर तैयारी संभव हो जाती और शायद कुछ जानें बच जाती। लेकिन बंटवारा सिर्फ जमीन और सीमाओं का नहीं हुआ, बल्कि संपत्ति, हथियार, दफ्तर और यहाँ तक कि मुद्रा व्यवस्था भी बांटी गई। उस समय पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या थी कि उसका देश तो बन गया पर उसकी मुद्रा तैयार नहीं थी। इसलिए आजादी के बाद कुछ समय तक उसने भारतीय नोटों को ही पाकिस्तान की मुहर लगाकर इस्तेमाल किया। लेकिन बंटवारा सिर्फ नोटों का ही नहीं था, इसमें फर्नीचर, टाइपराइटर, रेलवे का सामान और वाहन तक बांटा गया। ब्रिटिश वायसरॉय के पास सोने और चांदी से सजी शाही बग्घियां थी, जिनके बंटवारे को लेकर महीनों तक बहस चलती रही और फिर फैसला टॉस से हुआ। टॉस भारत के पक्ष में आया और सोने से सजी बग्घियां भारत के हिस्से में आ गईं। कहा जाता है कि ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए दोनों देशों की आजादी की तारीखें अलग अलग रखी गयी। पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त 1947 को। कहते हैं कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली ने ये घोषणा की थी कि हम 3 जून 1948 को भारत को आजाद कर देंगे। पर 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे अपने चरम पर थे और 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में भयानक रक्तपात हो रहा था। ऐसा देखते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने ये मान लिया था कि देश का बंटवारा अब करना ही पड़ेगा। उधर माउंटबेटन को ये अनुभव हो गया था कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो भारत को जल्द से जल्द आजाद करना पड़ेगा। इसीलिए जून 1948 से 10 महीने पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। पर आखिरकार आजादी मिली भी तो देश के विभाजन की कीमत पर। इतिहासकार बताते हैं कि बम्बई के गवर्नर जॉन कॉलवेल ने माउंटबेटन को लिखा था कि अगर भारत की आजादी के बाद उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया गया या ऐसा झंडा जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वो भारत में नहीं रुकेगा। इसलिए माउंटबेटन ने खुद दोनों देशों का झंडा तैयार किया, जिनमें दोनों झंडों पर यूनियन जैक बना हुआ था और फिर झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए, पर किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। पंडित नेहरू ने एक नया डिजाइन भिजवाया जिसमें बाकी झंडा तो स्वराज के जैसा था, पर उसमें चरखे की जगह अशोक चक्र लगा हुआ था। अंत में माउंटबेटन के पास दोनों देशों के झंडे अपनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह ब्रिटिश फ्लैग को पूरी तरीके से विदा तो कर दिया गया, पर जब
ब्रिटिश फ्लैग को उतारा गया तो पंडित नेहरू ने माउंटबेटन की गुजारिश के अनुसार किसी भी तरह का जश्न न मनाने का आदेश दिया। तिरंगा लहराए जाने पर ही समारोह किए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन सेट करने के लिए बंटवारे से महज कुछ हफ्ते पहले ही भारत बुलाया गया था। जब रेडक्लिफ भारत आए तो उन्हें भारत की ज्योग्राफी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी और रेडक्लिफ को इस तरीके से सीमा रेखा तय करनी थी कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज्यादा से ज्यादा हिंदू सिख हिंदुस्तान में। पर रेडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर ने लगभग 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में। उनके काम से ना तो इंडियन लीडर ही खुश थे और ना ही पाकिस्तानी। दोनों ने रेडक्लिफ के काम की जमकर आलोचना की। इससे रेडक्लिफ को भी बुरा लगा और उन्होंने अपने काम के लिए जो पैसे मिलने थे उसे लेने से इनकार कर दिया। इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स लिखते हैं कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम रहा। उसने जितना समय दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसलों में बर्बाद कर दिया, उतना टाइम देश की असली समस्याओं पर नहीं लगाया। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, ये कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अंदाजा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग तक मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा था। इतना भयानक मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ और बंटवारे के दौरान किसी की अगर सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई थी तो वो महिलाओं और बच्चों की। और जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था तब महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे बल्कि वो कलकत्ता में थे और वहाँ वो हिंदू और मुस्लिम दंगों को रोकने और दोनों समुदायों के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक जानकारियों से जुड़े वीडियो देखने हैं तो एक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।